हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेक्चर नंबर 1 आरंभ 2.2 के लिए लेकर आया हूं। और टेंशन मत लो, ये लेक्चर्स आने वाले हैं आप लोग को रेगुलर बेसिस पे आने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्या होता है, जो अपना टाइम शेड्यूल होता है तो उस हिसाब से भी मुझको चलना पड़ता है। और सर मुकेश सर तो आप लोग के साथ हमेशा जुड़े ही रहते हैं, तो ज़्यादातर अपन लोग जो बायोलॉजी है, अब यहाँ से आगे बायोलॉजी आप लोग को थोड़ा थोड़ा फ्रिक्वेंटली देने की मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ बच्चों। तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का आज फर्स्ट लेक्चर है और ये बड़ा ही इजी चैप्टर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी को पता होगा ना यार, डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है, कंटिन्यू हमारे बॉडी में एक जंग चलते रहती है। समझ रहा है ना, हमारे बॉडी में एक कंटिन्यू जंग चलते रहती है। आजकल देखो बीमारियों का दौर है, इम्यूनिटी बहुत कम है और ये चीज़ें जो है ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अब उभर के आ रही है। कौन सी चीज़ें? जो डिजीजेस हैं। क्यों? बिकॉज हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, तो ये ह्यूमन बॉडी लिटरली डिपेंड किस पे हो गया? पूरा का पूरा मेडिसिन पर। और ये मेडिसिन पर डिपेंड होने की वजह से हम लोग अपना फिजियोलॉजिकल या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी बिजी लाइफ है, स्ट्रेसफुल और हेक्टिक शेड्यूल है, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया ने हम लोग को बना दिया लेजी और उस वजह से काम हो गया इजी। लेकिन सबका ओवरऑल प्रॉब्लम क्या हुआ? हमारी जो हेल्थ थी इसके इश्यूज आना स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। अब हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग यही देखने वाले हैं कि भाई हेल्थ क्या होती है। सबसे पहले शुरुआती यहां से करेंगे। चलो बच्चों, हेल्थ क्या होती है ना। सबसे पहले क्या देखते हैं? हेल्थ क्या होती है। ये हम बहुत मतलब डिजीज ये वो हमको बहुत सारी चीज़ें पता रहती है, लेकिन एक्चुअल में हेल्थ का मीनिंग क्या होता है ये हमको पता नहीं रहता। तो हेल्थ मतलब बच्चों ये स्टेट ऑफ वेलबींग होता है। क्या? सिंपल, अगर मैं सिंपल सेंटेंस में बोलूँ तो इट इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ वेलबींग। व्हाट इज हेल्थ? इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग। अब शायद हम लोग के इधर बारिश भी शुरू हो चुकी है। यस, वो भी जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है, ठीक है। और बारिश लेकर आती है कई सारी बीमारियां, है ना। और इन बीमारियों से लड़ने के लिए, अगर हमको इन बीमारियों से लड़ना है तो हमको हमारी इम्यून पावर को बेस्ट रखना पड़ेगा। सेकेंड, हमको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन वो एक बात है ना बच्चों, हमेशा स्ट्रेस आ ही जाता है ना। कुछ भी करे तो स्ट्रेस आ ही जाता है। एग्जाम का स्ट्रेस, किसी ने छोड़ दिया तो उसका अरे मतलब एग्जाम का स्ट्रेस, घर में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उसका स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उसका स्ट्रेस। सेकेंड, और मतलब सबसे ज़्यादा जो मतलब नहीं कि निकम्मे किस्म के लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, मतलब बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत सारे मतलब जस्ट टाइम पास करते रहते हैं। तो टाइम पास करने का भी अलग सा स्ट्रेस होता है ना। अपना स्ट्रेस, भाई मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है तो इसका भी अलग स्ट्रेस होता है। हाय किसी ने छोड़ दिया, उसका मैसेज नहीं आया, ये भी अलग स्ट्रेस होता है। तो लाइफ में बच्चों अगर अपना हेल्थ डिस्टर्ब होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है हमारा स्ट्रेस, है ना। ये एक बात याद रखनी पड़ेगी बच्चों आप लोग को, है ना। अब डिजीज क्या होता है? डिजीज मतलब डिस्कम्फर्ट होता है। क्या होता है बच्चों? डिजीज मतलब क्या होता है? देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं। डिजीज मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, है ना। डिस्कम्फर्ट इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। क्या कह रहा हूं मैं? डिस्कम्फर्ट इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इसी को हम कहते हैं बच्चा डिजीज, है ना। जब भी डिजीज होगा, अब इन सब से लड़ने के लिए हमारे पास एक चीज होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या होता है ये? इम्यून सिस्टम। अब तुम लोग को लग रहा होगा सर ये चीज़ें हमको पता है, बार बार क्यों बता रहे हो? भाई सिलेबस में तो बताना ज़रूरी है ना। हमारे सिलेबस में इम्यून सिस्टम, टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, फिर बाद में सेल्स इंक्लूडेड इन इम्यून सिस्टम, और उसके बाद में हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ, क्या बोलेंगे, डिफरेंट टाइप्स बोलेंगे, ब्लड ग्रुप्स, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग देखने वाले हैं। एंटीजन, एंटीबॉडीज। तो शुरुआत करते हैं बच्चों थोड़ा सा बेसिक से, जिसको हम पहले देख लेते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है?
देखो ये ऐसी प्रणाली होती है, क्या कह रहा हूं मैं, ये ऐसी प्रणाली होती है जो लिटरली हमको डिजीजेस से और पैथोजन से या फिर एंटीजन से प्रोटेक्ट करती है। द सिस्टम, देखो सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन इसको डिफाइन करेंगे, द सिस्टम which protects us, the system which protects us from, ये एकदम बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है, द सिस्टम विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस बोलो या और डाइवर्स हो के अगर मैं बोलूं तो एंटीजेंस बोल सकते हो। एंटीजेंस में नॉन लिविंग, टॉक्सिक सब्सटेंस सब आ जाता है, ठीक है। पैथोजन मतलब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंटीजन में नॉन लिविंग वगैरह हर चीज आ जाती है, ये आप लोग को देखना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक हमारी, वो है हमारा इम्यूनिटी, है ना। अब देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर का, वो है इम्यूनिटी। क्या है बच्चों? इम्यूनिटी। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इम्यूनिटी। है ना। इम्यूनिटी देखते हैं, क्या लगता है आपको इम्यूनिटी मतलब क्या होता होगा? ये ऐसा सिस्टम होता है बच्चों, सिंपली अगर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इम्यूनिटी ये क्या होता है? रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय होस्ट टुवर्ड्स इंजुरी कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो सिंपल इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों? रेजिस्टेंस, अभी जो मैंने बोला उसी का थोड़ा सा एकदम जबरदस्त वाली लैंग्वेज में, मतलब हाईफाई इंग्लिश में उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय होस्ट टुवर्ड्स पैथोजन, ये बुक का डेफिनेशन लिखा के दे रहा हूं बच्चों में, ठीक है। पैथोजन एंड देयर प्रोडक्ट्स, टू पैथोजन एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये होती है हमारी इम्यूनिटी। अच्छे से डेफिनेशन देख लेना। अब देखते हैं आगे कि भाई एक्चुअली में सिर्फ पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या? ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो भी चीज हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर दे उसके पीछे हाथ होता है एंटीजन का। क्या होता है बच्चों? एंटीजन। तो एंटीजन ये वो कैटेगरी है बच्चों, सिंपल सी मैं बात बोलता हूं, एंटीजन ये वो कैटेगरी है बच्चा कि इसमें हर टाइप की लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं। जैसे पैथोजन बोलेंगे हम लोग तो सिर्फ हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई एनी ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज। लेकिन हम टर्म एंटीजन कब यूज करते हैं? जब इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाते हैं, जैसे प्रोटीन के पार्टिकल्स, न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, हेवी मेटल आयोन्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो पूरों को एक ही कैटेगरी में लेके आ जाते हैं हम लोग, एंटीजन। तो एंटीजन मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है बच्चा, देख लेते हैं व्हाट इज मीन बाय एंटीजन। तो एनीथिंग, यहां देख लो, मैं अपनी लैंग्वेज में पहले बता देता हूं, एनीथिंग which is capable of generating immune response। क्या? immune response। एनीथिंग विच इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, इसी को क्या कहेंगे बच्चे? इसी को कहेंगे हम लोग क्या? सिंपल सी बात है, एंटीजन, है ना। तो जब भी एंटीजन हमारे बॉडी में घुसेगा तो ये क्या करेगा? एक अलर्ट चालू कर देगा। अलर्ट मतलब एक, मतलब ऐसा समझ लो
कि एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर देगा। इस वजह से हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और फिर इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट होते ही ये एंटीजन को मारने के लिए दौड़ेगा। मतलब ऐसे समझ लो कि इम्यून सिस्टम हमारा वो डॉगी होता है जिसको बस अगर उसके बाड़े में कोई आ गया तो तुरंत वो डॉगी क्या करेगा, उस पर हमला कर देगा। समझ रहे हैं ना, कोई अनजान आ गया तो, क्योंकि डॉगी सिर्फ अपने लोगों को अंदर आने देगा। आगे मैं यही बताने वाला हूं कि इम्यून सिस्टम की खासियत क्या होती है हमारे, बस ये इसका एक बार क्या करना है, आप लोग ने स्क्रीनशॉट निकाल लेना है बच्चों। उसके बाद अब देखते हैं आगे इम्यूनोलॉजी के बारे में, है ना। माना जाता है कि एडवर्ड जेन्नर ये फादर ऑफ इम्यूनिटी है, मतलब इम्यूनोलॉजी है, बिकॉज इन्हीं के बाद में इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई। अब मसला ऐसा था कि एडवर्ड जेन्नर के समय काउपॉक्स नाम की एक बीमारी फैली थी, काउपॉक्स। ओके, अब ये जो काउपॉक्स बीमारी थी ये थोड़ी सी डेंजरस थी, लेकिन ये उन लोगों को नहीं हो रही थी जो काऊ के साथ में रहते हैं या फिर अस्तबल में काम करते हैं, जो काऊ का जो होता है ना, शेड बोलेंगे जिसको, तबेला, वहां पे काम करते थे। तो एडवर्ड जेनर ने बोला यार ये इनको नहीं हो रहा है, बाकियों को हो रहा है, क्या मसला क्या है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था, हमारे मतलब जो अस्तबल में काम, तबेले में काम करते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया होगा, काऊ का जो काउपॉक्स का वायरस था इनके अंदर एंटर किया होगा। अब कहीं ना कहीं उनकी अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी, वहां से पता चला नहीं भाई कि ऐसा भी काम होता है। उसके बाद वैक्सीनेशन का दौर आया बच्चों, तो वैक्सीनेशन भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो उसका टेंशन नहीं है, पहले इम्यूनोलॉजी देख लेते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी देखते हो क्या। अब व्हाट इज मीन बाय इम्यूनोलॉजी, ये देखना जरूरी है। इम्यूनोलॉजी होता है ये ब्रांच ऑफ साइंस, सबसे पहले याद रखना, क्या याद रखना है, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of immune system, है ना, which deals with study of immune system and its interaction with different kinds of antigen। ठीक है, immune system and its interaction with different antigens। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चे, इसी को कहते हैं इम्यून सिस्टम। अच्छे से याद रख लेना ये चीजों को, सॉरी इम्यूनोलॉजी, क्या बोलेंगे इसको, इम्यूनोलॉजी। अब बॉडी के लिए जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल मतलब यूएसए से आया पार्टिकल होता है क्या, नहीं, यूएसए से आया पार्टिकल नहीं, बॉडी के बाहर जितनी भी दुनिया है ये सब फॉरेन है बॉडी के लिए, ये बात आप लोग को समझनी पड़ेगी। अब देखते हैं बच्चा, एंटीजन तो हम लोग ने देख लिया है ना। अब इम्यून सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप लोग को ध्यान देनी जरूरी है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग ने तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट फीचर्स इम्यून सिस्टम की। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, 2-3 पॉइंट्स ही लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे पहले ये क्या कर सकती है बच्चों, ये रिकॉग्नाइज कर सकती है, क्या कर सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है, रिकॉग्नाइज द एंटीजन। मतलब क्या है भाई ये, ठीक है। फिर इनके पास होती है बच्चों मेमोरी, क्या होती है, मेमोरी।
सेकंड चीज है। थर्ड, ये डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव शब्द है, ठीक है। हमेशा हम डिस्क्रिमिनेट मतलब पार्शियलिटी से उससे बोलते हैं, लेकिन यहाँ डिस्क्रिमिनेट एक पॉजिटिव शब्द है। पॉजिटिव मतलब कैसे? डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब अपना आदमी कौन है और दुश्मन कौन है, इसके बीच में हमारी इम्यूनिटी क्या कर सकती है? डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है। कैन डिस्क्रिमिनेट between self and नॉन सेल्फ, है ना। इट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये याद रखना आप लोग ने। फिर इसके पास होती है बच्चों स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी का नाम क्या है? स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है? स्पेसिफिसिटी मतलब ये वो शब्द है बच्चों जहां पे मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि प्रत्येक डिजीज के लिए अलग एंटीबॉडीज बनी रहती है, अलग टाइप से इम्यूनिटी ने खुद को प्रोग्राम करके रखा रहता है, तो यही होती है स्पेसिफिसिटी। तो आप लोग को याद रखना है सबसे पहले RMDS। क्या याद रखोगे? RMDS याद रखो। रिकॉग्नाइज कर सकती है, मेमोरी रख सकती है, डिस्क्रिमिनेट कर सकती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में, और स्पेसिफिसिटी होती है इसके पास, मतलब स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और स्पेसिफिक इम्यून सेल्स जनरेट हो चुके रहते हैं। ये बात आपको अच्छी लगी तो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो। इसके बाद आपको मैं एक और चीज लिखा कर दे देता हूं कि भाई एंटीबॉडीज क्या होती है ना, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबॉडीज, है ना। पता होना चाहिए ना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले गलती सबसे ज्यादा कहां होती है कि एंटीबॉडीज को हम सेल समझते हैं, ये नहीं समझना है। तो एंटीबॉडी सिंपली याद रख लेना कि ये होते हैं नॉन लिविंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। नॉन लिविंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स which are generated by our immune system, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो कि भाई क्या होते हैं ये नॉन लिविंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसने जनरेट किए हैं? हमारे इम्यून सिस्टम ने जनरेट किए हैं। किसने जनरेट किए बच्चों? इम्यून सिस्टम ने जनरेट किए हैं। थोड़ा मैं बोर्ड एडजस्ट कर देता हूं, थोड़ा सा बेजल फ्रेम से जा रहा है ना, अब सही लगेगा। तो चलो सेट तो हो चुका है सब, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, अब देखते हैं एंटीबॉडीज देख लिया, एंटीजन देख लिया, अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। क्या देखेंगे बच्चा? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ओके, तो देखते हैं यहां पे लिख देते हैं टाइप्स। अब ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ इम्यूनिटी। ओके, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम लोग अपनी ही इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे। वैसे सभी के पास ऐसे, जितने मैमल्स हैं ना उन्हीं के पास ऐसी ही इम्यूनिटी होती है, लेकिन चलो हम लोग फिर भी ह्यूमंस की ही बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों दो टाइप्स की होती है, याद रखना है। ओके, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, इसी को हम बोलते हैं बच्चों बाय बर्थ। क्या बोलते हैं? बाय बर्थ। इन्नेट इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ
और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बच्चों क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हमको हमारे जीवन काल के एक्सपीरियंसेस से मिलती है। जीवन में जो भी हमको डिजीजेस होंगी उसके बाद जो हमको इम्यूनिटीज आएंगी, वैक्सीनेशन वगैरह के बाद जो आएंगी, वो होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये आप लोग ने अच्छे से याद रखना है। इननेट इम्यूनिटी मतलब इसी को इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोला जाता है बच्चों। कुछ कुछ जगह पे देखो अगर इनबॉर्न शब्द आ गया तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इनबॉर्न या फिर बाय बर्थ, है ना, वो तो लिख कर ही दिया मैंने। इनहेरिटेड इम्यूनिटी जो कि डायरेक्टली मम्मी से अपने बच्चे के अंदर आएगी। ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर आगे हम लोग बढ़ने वाले धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसके पास नॉर्मल डिफेंस नहीं होता है बच्चों, है ना। जो इम्यूनिटी का जो डिफेंस है वो उसके पास मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है। वहाँ पे बहुत ही पतली से कुछ बैरियर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा एक पॉइंट लिख लेते हैं अपन लोग कि व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, व्हेन अ चाइल्ड is born, it have certain barriers and some antibodies, है कि नहीं। उसके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ से जा रही है? उसके मम्मी से जा रही है अंदर। ठीक है, अब सर्टन बैरियर में देखो, बैरियर में सबसे पहला लिख लेते हैं अपन लोग ए वाला, जो कि है एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल, है ना, पहला बैरियर कौन सा है हमारा? एपिथेलियल लाइनिंग्स या फिर एपिथेलियल सरफेस, है ना। एपिथेलियल सरफेस होता है बच्चा हमारे स्किन। क्या होती है? हमारी स्किन होती है। एपिथेलियल सरफेस होती है हमारी स्किन, जो कि इंटैक्ट होती है ना। तो यहां पे मेन चीज क्या है? इंटैक्ट स्किन होती है। इंटैक्ट स्किन डज नॉट प्रोवाइड क्या? does not provide space, does not provide spaces for organism और पैथोजन बोल सकते हो टू एंटर द बॉडी, टू एंटर आर बॉडी, है ना। इंटैक्ट स्किन क्या करती है? ऑर्गेनिजम्स को बाहर ही रोक कर रख देती हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। इंटैक्ट स्किन, तो सबसे पहला बैरियर कौन सा है हमारा? एपिथेलियल सरफेस। अब एक और चीज याद रखो बच्चों, एक हेल्दी स्किन जो होती है इसके अंदर बैक्टीरियसिडल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या याद रखने वाले हैं अपन लोग? हेल्दी स्किन, हेल्दी स्किन हैव कौन सी प्रॉपर्टी? बैक्टीरियसिडल नेचर। ठीक है, स्वेट रिलीज होता है हमको, पसीना भी जरूरी है। स्वेट कंटेन्स हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, है ना, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। देखो पसीना हमारा खारा होता है। अब हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होता है? यही जो पसीना है जब भी किसी बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे वो बैक्टीरियल सेल क्या कर देगा? एक्सोप्लाज्मोलाइसिस कर देगा। मतलब क्या हो जाएगा? वहां पे उसका साइटोप्लाज्म पूरा बाहर आ जाएगा और वो बैक्टीरियल सेल पूरा श्रिंक होके मर जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए हाइपरटोनिक मीडियम होगा। ये अच्छे से याद रखना है आप लोग ने। उसके बाद हमारे स्किन के पास भी देखो बैक्टीरियसिडल और फंगिसिडल मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद में हमारे पास देखो सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं,
है ना। सीबेसियस ग्लैंड्स क्या करेगी, सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसीईओयूएस, सीबेसियस ग्लैंड्स, ये क्या सीक्रेट करेगी बच्चा लोग, ग्लैंड्स सीक्रेट्स ऑयली सब्सटेंस, है ना, ये अलग प्रोटेक्ट करेगा। ये कुछ चीजें हैं जो हमारी स्किन हमको देगी बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद में हेयर्स है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग ज़्यादा। एपिथेलियल सरफेस हो गया। उसके बाद देखते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यूज। अब सेकंड है हमारा बी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल सिंपल देखेंगे सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यू, सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यू, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यू। अब ये देखते हैं बच्चों, अब अपने ब्लड में 30 टाइप के सीरम प्रोटीन्स होते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है, और टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही चल रहे हैं हम लोग। 30 टाइप्स के सीरम प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव स्टेट में सर्कुलेट करते रहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं हमारे बॉडी में, 30 टाइप्स ऑफ सीरम प्रोटीन्स, है ना। 30 टाइप्स के सीरम प्रोटीन्स जो कि बहुत सारे होते हैं, है ना। 30 टाइप्स मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोटीन्स होते हैं, ये भी आप लोग को अच्छे से याद रहना है। फिर बाद में इंटरफेरॉन्स उसमें से कुछ है बच्चों, है ना। एग्जाम्पल, इंटरफेरॉन्स नाम में ही है, इंटरफियर कर लेंगे, है ना, इंटरफियर करेंगे। इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे, अगर किसी सेल को कुछ हो जाता है ना, मान लो इन्फेक्ट हो जाता है सेल, मान लेते एक छोटे से इमोजी के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। 1 2 3, मान लो ये अच्छे वाले सेल है सभी के सभी। अब क्या होगा, इसमें से मान लेते एक सेल नहीं कि हमारा थोड़ा सा इन्फेक्ट हो गया है, मान लो ये वाला, ओके, ये वाला सेल हमारा, ये वाला ऐसे इन्फेक्ट हो गया, डेंजरस हो गया एकदम। लेकिन ये भले ही इन्फेक्ट हो जाएगा बच्चों, लेकिन ये क्या करेगा, कुछ ऐसी चीज़ें इस पर सिक्रेट कर देगा ताकि ये सेल्स क्या करेंगे, खुद के ऊपर एक कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेंगे, ताकि ये इन्फेक्ट हो गया लेकिन बाकी सेल्स इससे इन्फेक्ट ना हो। ये होता है काम इंटरफेरॉन्स का, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखनी ज़रूरी है। उसके बाद सी वाला देखते हैं बच्चों। सी, ये होता है हमारा टेम्परेचर। नेक्स्ट बैरियर कौन सा होता है, टेम्परेचर, जिसको हम फीवर भी बोल सकते हैं, है ना। राइज इन द बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा बच्चों, ये राइज इन बॉडी टेम्परेचर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी पैथोजन। क्योंकि पैथोजन को अगर ग्रो करना है तो उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर लगेगा उसका असर दिखाने के लिए। तो ये असर अगर समझो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो अपने ऑप्टिमम स्केल पे काम नहीं कर पाएगा और उस वजह से उसका हो जाएगा दी एंड। याद रखना, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी पैथोजन, ठीक है। ये बात आप लोग ने याद रखनी है। फीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अंदर हमको बुखार वगैरह क्यों आता है, इसी की वजह से आता है, ठीक है। उसके बाद सेल्यूलर फैक्टर्स होते हैं कुछ बच्चों, सी, यहां तक का आप लोग ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया तो आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। सी, डी वाला देखते हैं, सेल्यूलर, सेल्यूलर फैक्टर्स,
अब कुछ सेल्स भी जरूरी है ना बच्चों इम्यूनिटी देने के लिए, है ना। सेल्यूलर फैक्टर्स देखेंगे इननेट इम्यूनिटी के। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो बच्चों। फर्स्ट क्या चीजें होती है? नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, और दूसरे होंगे फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स, है ना। नेचुरल किलर सेल्स एंड फैगोसाइट्स ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए जरूरी सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखेंगे बच्चों एक्यूट फेज प्रोटीन्स। क्या देखेंगे? एक्यूट फेज प्रोटीन्स, डी और लास्ट वाला हमारा ई, एक्यूट फेज प्रोटीन्स, है ना। एक्यूट फेज प्रोटीन्स बच्चों ये कुछ वो श्रेणी के प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल्स के कुछ कुछ हिस्सों से जाके कंबाइन कर जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला देखो हम देखेंगे सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। पहला क्या है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। फिर है देखो बच्चों मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद आएगा बच्चों अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 ये सब नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। अल्फा 1 ग्लाइको प्रोटीन, क्या बोल रहा हूं मैं? अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। फिर बाद में सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन, ये सब इंटरैक्ट करेंगे और पूरे बैक्टीरिया की साइकिल की वाट लगा के रख देंगे, ठीक है। सीरम अल्फा अमाइलॉइड प्रोटीन ये जितने भी है ये क्या करेंगे बच्चों? होस्ट का रेजिस्टेंस बनाएंगे। ये जितने भी प्रोटीन्स है ये होस्ट रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। होस्ट रेजिस्टेंस मतलब बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं, नवजात शिशु की बोलो या इननेट इनबॉर्न जो अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी, ठीक है। ये अच्छे से याद रख लेना है आप लोग ने। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट है हमारा अक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो सेकंड वाला देखते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वाला हमारा अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके। अब इसके भी टाइप्स है बच्चों, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। अब अक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी फॉलोइंग टाइप्स हैं। एक होती है नेचुरल अक्वायर्ड इम्यूनिटी, पहली वाली कौन सी है बच्चों? नेचुरल अक्वायर्ड इम्यूनिटी। और दूसरी वाली टाइप है आर्टिफिशियली अक्वायर्ड इम्यूनिटी। कितने बोले मैंने? 2, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, है ना। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इसके बाद जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है ना बच्चों, ये भी 2 टाइप्स की होती है, नेचुरली अक्वायर्ड एक्टिव एंड नेचुरली अक्वायर्ड पैसिव। और सेम गोज फॉर आर्टिफिशियल, ठीक है। इसमें भी कितने? 2 होती है बच्चों। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत सिंपल भी है। नेचुरली अक्वायर्ड एक्टिव और पैसिव, एक होगी एक्टिव एक होगी पैसिव। सेम गोज फॉर हियर, एक्टिव पैसिव।
है ना, ये चीज़ें होंगी। अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, पूरा का पूरा वो है बोलेंगे ना फ्लो चार्ट फॉर्म है उसका, तो आराम से इसको निकाल लो। अब देखते हैं हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के यूनिक फीचर्स, जो इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो वो 4 फीचर्स हैं, ठीक है। यूनिक फीचर ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, यूनिक फीचर्स, एक मिनट बीचों बीच लिख लेते हैं इसको, यूनिक फीचर्स ऑफ अक्वायर्ड, इसी को बोलेंगे बच्चा हम लोग क्या, अडेप्टिव, यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हमारी इम्यूनिटी के यूनिक फीचर्स क्या होते हैं बच्चों, ये देखना जरूरी है। तो यूनिक फीचर कुछ ऐसे होते हैं, सबसे पहले ये तो कर सकते हैं बच्चों, स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई, यानी स्पेसिफिसिटी, है ना, स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब कौन सी बीमारी के लिए कौन सी एंटीबॉडी लगेगी, ये चीज ये बड़ा एकदम अच्छे से देख सकते हैं। फिर इनके पास होती है बच्चों डाइवर्सिटी, फिर इनके पास होती है बच्चों मेमोरी, फिर इसके बाद इनके पास एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, या फिर सिंपल मैं बोल देता हूं डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये मैं बता चुका हूं, तो मैं ज्यादा इसके ऊपर समय बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से ले लो, है ना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारी जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, तो इसमें देखो पहली देख रहे हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये एक्टिव और पैसिव 2 टाइप्स की होती है। इसके पहले भी मैंने बताया आप लोग को और अब भी बता रहा हूं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स की, एक्टिव पैसिव, है ना, एक्टिव और पैसिव। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव पैसिव, नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों में भी रहेगी, ठीक है। तो मैंने फ्लो चार्ट आप लोग को थोड़ा अलग तरीके से बताया था, अभी ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये कितने टाइप्स होते हैं इसमें, 2। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। नेचुरल आर्टिफिशियल मैंने डायरेक्टली 2 कर दिए थे उसके, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये भी सेम है, वो भी चीजें करेक्ट है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक्टिव पैसिव, इसमें भी क्या होगा बच्चों, नेचुरल आर्टिफिशियल। एक्वायर्ड पैसिव में कितने, 2 आएंगे, नेचुरल आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल आर्टिफिशियल आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और इसको ही हम क्या करेंगे, थोड़ा और ब्रीफ में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो क्या करना है, फटाक से जाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।